नमस्कार। बिहार के 38 ज़िलों में से 20 ज़िलों में सर्वे चल रहा है। रैयत और ज़मींदार जानकारी के अभाव में ग्राम कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में कुछ संक्षेपण में जानकारियां दी थी, लेकिन इस वीडियो में आपको हम विस्तार से बताएंगे। इसके पीछे की वजह है कि हमारे कुछ दर्शकों ने हमें मैसेज और कॉल के द्वारा कुछ जानकारियां दी, कुछ सवाल किए, जिनकी जवाब के लिए आज एक बार हम फिर से मेरे सर्वे अधिकारी लोग हैं उनके पास आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ रैयत है और ज़मींदार भी हैं, इनके भी कुछ सवाल होंगे। और साथ में इस तरफ आप देखेंगे तो हमारे कानून गो स्टाफ हैं, जो सर्वे का जो स्टाफ है वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि हम सर्वे क्यों कराएं? सबसे पहले कि सर्वे क्यों कराएं? सर्वे का अर्थ होता है खोज। एट फर्स्ट ये हुआ कि जो धरातल पे जो हम लोग को है, इस तरह अगर सरकार ने जो है वो ऑल ओवर देखा कि क्राइम रेट जो है कम से कम आपका 50 से 60% जो है वो ज़मीन के विवादों से जुड़ी हुई है। तो ज़मीन के विवादों को दूर करने के लिए सरकार ने फिर से एक सर्वे करने का निर्णय लिया है, ताकि इस सर्वे के द्वारा ज़मीन जितनी भी ज़मीन है उनको अपने स्वामित्व को, ज़मींदारों को वो अपना हक मिल जाए। अगर हम सर्वे नहीं कराते हैं तो फिर क्या होगा? सर्वे नहीं कराते हैं तो सर्वे तो हम लोग को तो करना ही है, हर हाल में जो सर्वे करना है। लेकिन जो चूक जाते हैं तो वही होगा कि उनको अपना स्वामित्व नहीं मिल पाएगा और वो जो है वो जो विवाद है वो बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हम विवाद को निपटारा करने के लिए, दूर करने के लिए ये सर्वे करने आए। और हम चाहेंगे सारे रैयतों से कि सपोर्ट करें, हमें जहाँ तक कि सपोर्ट करें, ताकि हम सर्वे जो स्पेशल सर्वे है, विशेष सर्वेक्षण है, इसको सफल बनाएं और एक नया इतिहास लिखें। ठीक है, आप हमें बताएं कि सर्वे में कितने सारे कागजात लगेंगे? सर्वे में अलग कागजात जितने हैं उनके पास, अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियानी ज़मीन का जो है वो उनका फॉर्म आते हैं हमारे पास। एक आते हैं प्रपत्र 2 स्वघोषणा और प्रपत्र 3 और 3 जो वंशावली आते हैं, उसमें फिलअप करके उसके साथ अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियानी ज़मीन का छाया प्रति, उसके बाद रसीद, ज़मीन का रसीद, उसके बाद आधार कार्ड हो गए, उसके बाद अगर वोटर आई कार्ड का आधार कार्ड हो गया, उसके बाद उनका पास वोटर आईडी कार्ड है, उनका छाया प्रति। और वो चाहते हैं कि हम स्वतः बंटवारा, तो वो बंटवारा सूट लगा दे और स्व वंशावली लगा के दे सकते हैं। तो आप मोटे तौर पर बताया कि आपने 8 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जमा करना पड़ेगा। सबके लिए कंपलसरी नहीं है कि सब 8 डॉक्यूमेंट दे, जिनको जितना अवेलेबल हो सके वो दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, तो उनका भी दूसरा विकल्प है हमारे पास। दूसरा हम लोग देखते हैं आधार टू आधार मैच करते हैं, जैसे बताए थे आधार टू आधार मैच करते हैं। अगर आपके नाम से आधार, आपके पिताजी के नाम से आधार है, उनके पिताजी के हो तो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पिता का नाम मेंशन रहता है, तो उनसे मैच कर लेते हैं, तो वो भी मैच करते हैं। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जिनको नहीं है, क्योंकि बहुत साल पहले मरे तो उनके पास नहीं अवेलेबल है, तो हम वो कर भी नहीं सकते, ला भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं आप आधार टू आधार जितना हो सके पॉसिबल दे सकते हैं। ऐसे और भी डॉक्यूमेंट है जहाँ तक उनके पास अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि भाग दौड़ करो, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम नहीं कह रहे हैं, हम परेशानी में नहीं डालते हैं। हम कि 2-3 डॉक्यूमेंट देंगे, उसके आधार पर भी उसमें खाता खोलेंगे। हम लोग बेसिकली काम करना, नया खाता हिस्सा देना है उनको, तो उनको परेशानी में नहीं देना है। आपके पास जितना अवेलेबल है आप हमको स्वतः दे सकते हैं। वंशावली तो खतियानी ज़मीन होगा, वंशावली देना पड़ेगा, वंशावली दीजिएगा, उसी आधार पर हम देख सकते हैं कि आप उनके वंशज हैं। वंशज होने की प्रूफ मिलेगा हमको कि आप किसी अगर दावा कर रहे हैं कि मेरे ये परदादा है, दादा है या जो भी है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, तो हम उन वंशावली के आधार पर देख सकते हैं कि आप उनके वंशज हैं, तभी आप एक ज़मीन पर क्लेम कर। आप ये कह रहे हैं कि अगर किन्हीं रैयत के पास में या फिर ज़मींदार के पास में आधार कार्ड नहीं था, वो गुजर गए, उनके जो वंशज हैं उनके पास अगर आधार कार्ड है और आधार कार्ड पर पिता का नाम दर्शाया हुआ है और उनके जो पिताजी थे उनके नाम से ज़मीन भी है, रसीद भी है, उससे कटा हुआ है, तो आप वहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि उनको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है? अगर नहीं हो रहा अगर नहीं हो तो हो तो बहुत अच्छा है, उसके लिए तो और अच्छी बात है। नहीं हो तो परेशानी भी नहीं होना है, हम मैच कर सकते हैं कि नहीं आप उन्हीं के वंशज हैं। हमें भी क्लियर हो जाएंगे ना कि आप उनके वंशज हैं कि नहीं, क्योंकि आप इतना बड़ा ज़मीन के मालिकाना हक बनने जा रहे हैं, तो आप शो करने दिखाइएगा ना कि उनके वंशज हैं कि नहीं। तो कोई परेशानी की बात नहीं कि हो कि नहीं हो। तो इन डॉक्यूमेंट जितने थे, डॉक्यूमेंट कुछ विशेष नहीं था। जैसे खतियानी ज़मीन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, खतियानी ज़मीन है तो खतियानी का पेपर हो, पेपर अगर नहीं हो तो नकल आप ले सकते हैं, नकल ले आइए, नकल उपलब्ध करा लीजिए। खतियानी ज़मीन में रसीद कटवाते होंगे, रसीद लगा दीजिए। साथ में आप आधार कार्ड तो देना ही पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वंशावली बना के जरूर दीजिए, वंशावली।
और वोटर राशन कार्ड वोटर आईडी में अगर आधार कार्ड नहीं होता है तो उनके विकल्प भी हैं, राशन आधार और वोटर आईडी। अगर किसी का कोर्ट केस का मामला चल रहा हो तो सक्षम न्यायालय का सच्ची पर्ची लगा सकते हैं। अगर नहीं चल रहा हो तो उनको नहीं देना है। तो 8 डॉक्यूमेंट सबके लिए नहीं है। जिनको लिए जिनकी ज़रूरत है, जिनका ज़मीन लग रहा है कि इस टाइप के डॉक्यूमेंट उनको ज़रूरत है तो हम मांगेंगे और तब उनको देना होगा, नहीं तो सबको नहीं है। सबकी तो जनरली 2 3 4 यही देने होते हैं, केवल 3 4। एक खतियानी ज़मीन तो खतियानी की नकल या तो खतियानी के पेपर, आधार कार्ड, वंशावली और फिर रसीद, जमाबंदी रसीद, ये 4 चीज़ मुश्किल से मांगते हैं हम। फॉर्म प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) दोनों फॉर्म इसमें भरना होता है। और जो केवाला वाली ज़मीन होती है तो उसमें सिर्फ प्रपत्र 2 भरिए, 3(1) की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ प्रपत्र 2 भरिए और साथ में आप रसीद कटवा के दीजिए और आधार कार्ड दे दीजिए। 3(1) की ज़रूरत तब कभी पड़ सकती है जब उनके केवाला जो है वो भी किसी और के नाम से और आप वो है नहीं, अगर मम्मी के नाम से, पिताजी भी नहीं है, स्वर्गीय में आ गए हो, तब आप दे सकते हैं। वैसे केवाला वाले को इतनी 2 3 चीज़, खतियानी को 4 चीज़। अगर सक्षम न्यायालय गया तो 5वां चीज़ आया। अगर किसी का और केस मृत्यु प्रमाण पत्र तब 6ठा, ऐसे 6ठा 7वां तब बढ़ता है। तो हम किसी को नहीं कहते कि बाध्य करते कि आपको इतना डॉक्यूमेंट देना है, आप स्वेच्छा से दीजिए, लेकिन देखिए कि आपका इतना डॉक्यूमेंट देने से आपका क्या दावा अच्छा होता है। कल जाके कोई दूसरा क्लेम करेगा, उसे कंपेयर में आपका दावा स्ट्रांग हो कि नहीं, ये बस सबूत आपके पास होना चाहिए। चलिए, आपसे मेरा एक अखिलेश जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि चूँकि हमारे व्यूअर्स ने हमें सवाल किया है तो इसलिए आपसे हम सवाल कर रहे हैं, तो आप मुझे जवाब दें इस चीज़ का कि 1902 की सर्वे में किसी आदमी के नाम से खाता खुल गया। जैसे ही पता चला उस आदमी को कि मेरे नाम से खाता खुल गया है, वो ज़मीन पर गए, प्लॉट पर गए, वहाँ देखा कि ज़मीन खाली थी, वो बस गए। 1902 से लेकर के आज तक वो उस ज़मीन पर बसे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ के तौर पर कुछ नहीं है। क्या होगा उनके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, अगर कोई कागज़ नहीं है, तो अगर उनको जानकारी मिली कि सर्वे मेरे नाम से हो गया, कहीं से न कहीं से उनको जानकारी मिली होगी। उनका खतियानी विवरणी एक कॉपी हमेशा अंचल में रहता है, तो उनको सीओ साहब से मिल के वो अपनी ज़मीन को बंदोबस्ती करवा। खतियान के अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास, मतलब खाता खुला हुआ वो खाता, तो उनको अपने यहाँ आके अपने सीओ साहब अंचलाधिकारी से मिल के, वहाँ के जितने कर्मचारी हैं उनसे मिल के, जो भी हो उनका अगर कहे तो नकल बनवा ले या वो ज़मीन बंदोबस्ती करवा ले। बंदोबस्ती करवा ले, वो बंदोबस्ती करवा। क्या उस ज़मीन पे किसी का हक भी हो सकता है क्या? अगर देख लीजिए, अगर हम तो नए सिरे से कर रहे हैं, अगर हम लोग नए सिरे से एकदम नए सिरे से कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर हक नहीं हो, हम तो ज़मीन का सरजमीनी स्तर से हमको सर्वे करना है, अगर उन पे कोई का हक नहीं है तो उनका अगर बंदोबस्ती कराएंगे तो उनके नाम से हम लोग सर्वे कर देंगे। अगर वो बंदोबस्ती नहीं कराएंगे तो फिर उनको बंदोबस्ती करवाना पड़ेगा। बंदोबस्ती करवाना पड़ेगा। अब वो कहाँ सी? एक सेकंड, आपके पास हम जाएंगे, अब रुकिए आप पहले। हाँ, तो उस ज़मीन पे आप बंदोबस्त करवाएंगे, है ना? तो एक चीज़ बताइए कि बंदोबस्त वो कहाँ करेंगे? वो अंचलाधिकारी से मिले, अपने सीओ के पास जाएंगे, निकटतम सीओ से, निकटतम सीओ से मिल के वो अपना कर सकते हैं। अच्छा जी, बंदोबस्त हो जाएगा उसका। और दूसरा रूल ये भी है ना कि अगर किसी ज़मीन पर कोई 12 साल से या ऊपर से ऊपर बस गया। हाँ बोलिए। ऐसे होते हैं कि अगर कोई ज़मीन पे आप 12 साल से ज़्यादा बस गए हैं ना, तो आपके पास भी एक हक होता है कि आप उस ज़मीन पे जाके बंदोबस्त अपने नाम से करा सकते हैं। आपके पास कागजात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अंचल आके सीओ से साहब से मिल के कह सकते हैं कि हम इतने साल से बस रहे हैं और इतने साल से कोई क्लेम करने वाले भी नहीं है इस ज़मीन पर। तो हो सकता है कि वो अपना करके आपके नाम से कर सकते हैं, या अगला ऊपर स्तर जाना है तो फिर DCLR तक तो जाना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन वो कर सकते हैं। उनके पास एक हक है, 12 साल तक आप किसी ज़मीन पे कब्जाधारी हैं तो आपके पास एक हक होता है, तो उसके लिए आप टाइटल शूट कीजिए। या अगर 1902 से पहले का कोई आदमी आ गया, वो बोला कि मेरी ज़मीन है, कहीं जगह कुछ करवा करके इस हिसाब किताब सेट करके रसीद कटवा लिया, तो क्या होगा? देखिए, 1902 तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश शासन के समय हुआ था, सर्वे हुआ था, और हमें नहीं लगता है कि उससे पहले कोई आएगा। अगर इस तरह का कोई दावा 1965 मान लीजिए, 1965 से पहले का बात मान लीजिए, कोई किसी ने ऊपर कर लिया, कोई कागजात उठा करके या जैसे भी हो, पैसे दे करके, जैसे भी हो कर लिया उन्होंने, फिर क्या होगा? देखिए, अगर ऐसा है, अगर वहाँ पे 65 है, अगर वहाँ पास उनके पास कागज़ नहीं है, अगर दावा कोई और कर रहा है तो उनको मजबूरन वहाँ पे जो भी है हम लोग उसको अतिक्रमण में घोषित कर देंगे, और उनका जो भी है वो अपना सीओ साहब से या अंचल साहब से जो मिलके, क्योंकि दावा तो पेश करेंगे नहीं और हमें दिखाएंगे भी नहीं डॉक्यूमेंट कि उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो अगला आदमी डॉक्यूमेंट कर रहा है, अगला आदमी अगर कर रहा है, तो रूल है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन है पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई लोग बस जा रहे हैं,
बस जा रहे हैं, लेकिन उनका पास कागज़ नहीं है तो उसका ज़मीन तो वो नहीं हुआ, वो बिहार सरकार का ज़मीन है और बिहार सरकार का ज़मीन है तो वहाँ पे हम लोग अतिक्रमण लिख देते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ यहाँ पर रैयत और ज़मींदार भी हैं, इनसे हम सवाल करते हैं, उसके बाद आपको हम दूसरे सवाल पे जाएंगे जो हमारे व्यूअर्स ने किया है। जी बताइए, आपका क्या सवाल? नहीं छोड़िए, मैं छोड़िए, बताइए। हमारा सवाल यही है, जो कि मेरा ज़मीन खतियानी है, ठीक है, आज लगभग 64 साल हो गया ठीक। और हम नेपाल रहते थे। वो बाय ज़बरदस्ती, वो जो है आतंकवादी है, कभी गोली गड्ढा लेकर के रात उसमें घर बांध देता है और हम टाइटल लड़ते लड़ते हमारे पास में सब पेपर है और वो बाय ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन में घर, हमारा जो है जिम्मेदारी रसीद है, खतियानी है, जो जिम्मेदार लिखा हुआ है, सारा मेरे साथ में प्रूफ है। उसके लिए क्या उपाय होगा? चलिए आप जवाब दीजिए सर। अगर आप यही तो बताना चाहते हैं, यही सरकार जो ये सर्वे करवा रही है, इसका मेन मकसद क्या है? यही अवैध कब्जाधारी लोग हैं जिनके पास कागजात नहीं है लेकिन कब्जा किए हुए हैं, इन्हीं को निकलवाना, एक तरह से रैयत को रैयती भूमि देना है, सरकार को सरकारी भूमि लेना है। तो आपको रैयत के हकदार हैं, आपके पास कागज़ है तो कागज़ ही मालिक बनाता है, कब्जाधारी मालिक कभी नहीं होता। आप जितना कागज़ का दीजिएगा, जितनी ज़मीन, जो भी ज़मीन के आप कागजात दीजिएगा, उसी आधार पे हम खाता खेसरा आपका खोलेंगे, नया खुलेगा। जो कब्जा किया है वो कब्जाधारी के पास कागज़ होना ज़रूरी है। यहाँ पेपर बोलता है, यहाँ मुँह से या बाहुबली से नहीं काम लेता है। ये सर्वे, इसीलिए सर्वे कराने का मेन मकसद क्या है? अवैध कब्जाधारी को हटाना, वाद विवाद लोगों के बीच में कब्जा करना। ये तो, और आप लोग ये के लिए, और जो भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कागजात दीजिए, आपको जो चीज़ गड़बड़ी हो उनको सही होगा, इसमें इस सही सर्वे में सही होने वाला। आप बताएं कि इस तरह की जो केस में क्या अगर टाइटल शूट कर चुके हैं, अगर उसका जजमेंट नहीं आया है तो उनका जो अभी है फैसला भी, अगर जब तक, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय का जो भी जजमेंट होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर ये इन्होंने अगर टाइटल शूट कर चुके हैं, केस दायर कर चुके हैं, तब तक इनको सर्वे, हम उस ज़मीन का सर्वे करेंगे, उनका नया खाता नंबर भी देंगे, खेसरा भी देंगे, लेकिन अधिकार इनको नहीं मिलेगा जब तक जजमेंट नहीं आएगा। जजमेंट जब आएगा, जिनके नाम से आए उनके नाम से वो हमारे साथ एक रैयत भी है। जी बताएं बाबा, आपका क्या? ये 50 साल पहले फौर्जरी करके एक दूसरे से लिखवा लिया है ज़मीन, और वो लिखने वाला भी, जिसका ज़मीन था वो भी, जिसके नाम से ज़मीन पहले से था वो भी, दोनों आज ही अंतकाल मर चुके हैं। उसका कैसे होगा हुजूर? आपका ज़मीन, आपको लगता है आपका ज़मीन है, आपके पास कागजात है उसका, आप अप्लाई कीजिए फॉर्म, प्रपत्र 2 और 3(1) में दोनों भर के दीजिए, वंशावली दीजिए, क्योंकि खतियानी ज़मीन आपकी भी होगी। वो जिनको बेचे होंगे या जो खरीदे होंगे वो भी अपना अप्लाई करेंगे, दोनों का कागजात आना यही है, दोनों का कागजात का सुनवाई प्रपत्र 8 के बाद होना ही है। तो दोनों का पता चल जाएगा कि आप, वो जो आपका ज़मीन मिला आपका दिखाएंगे, वो भी दिखाएगा हम कहाँ से लिए, चेक किया जाएगा कि परचेज किया है, क्या ये सही जगह से है कि नहीं, जहाँ से लिया है क्या वो स्टाम्प जो चेक देखते हैं कहाँ से जारी हुआ उसको, वो सही है कि नहीं, दोनों की देखा जाएगा, पेपर मिलान किया जाएगा, प्लॉट भी सत्यापित किया जाएगा, वहाँ के लोगों से भी पता किया जाएगा, उस आधार पर खाता खोलना है हमें। बाद में सुनवाई पूरी अच्छी तरह से होगा, टेंशन मुक्त रहिए, होना है। तो ये सारे सुनवाई कौन करेगा? आप करेंगे? उस ज़मीन पर 50 साल से ज़बरदस्ती चढ़े हुए हैं, वो अधिकार में ले लिया है और रसीद भी उस कटा लिया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, विभाग हमेशा कागज़ से चलता है। आप एक बात मुझे ये बताइए कि जब 1902 में सर्वे हुआ, उसके बाद 1962 से लेके एक सेशन चला उसका, हम हमेशा, आपके पास जो रिकॉर्ड है, मतलब पूरे मधेपुरा की बात कर रहा हूँ, आपके मौजा की बात कर रहा हूँ, उसके बाद सारा डिटेल जो दस्तावेज आपके पास है या दूसरे के पास है, वो पूरा दस्तावेज हमारे अंचल कार्यालय, उसमें नहीं तो जिला अभिलेखागार मतलब मधेपुरा, उसमें नहीं तो सहरसा पहले था तो सहरसा में होगा, कमिश्नरी में थी। तो आप एक बात बताइए, उसके बाद ही तो आप लोग इधर जो भी किए होंगे, बेचे होंगे, खरीदे होंगे, जो भी जिस तरह से लूटे होंगे, जैसे भी जिसको मिला, तो विभाग हमेशा ये मान के चलिए कि वो ना मौखिक नहीं चलता है, वो लिखित चलता है और उसको कागज़ चाहिए। और जिसका स्ट्रॉन्ग पेपर मिलेगा, आपके पास भी पेपर है, उसके पास भी पेपर है, आप दोनों ने बीच में इधर उधर जो किया होगा, कर्मचारी किए होंगे, जिसके नाम दिए होंगे, जो भी किए होंगे, लेकिन हमारे पास भी तो कुछ पेपर है, हम देखेंगे पेपर, आप भी जमा करेंगे, वो भी जमा करेंगे, जिनका स्ट्रॉन्ग पेपर रहेगा उसके हिसाब से हम डिसीजन मेक करेंगे। चलिए धन्यवाद। ठीक है, आपसे बस ठीक है, आपसे हम सवाल ले रहे हैं। इससे पहले मेरा एक व्यूअर्स का सवाल ये है कि एक सरकारी ज़मीन है, ठीक है, 1965 से भी सरकारी ज़मीन थी, बाद में सरकारी ज़मीन है, बासदगी पर्चा कटा करके वो उस पर रह रहे हैं, ठीक है। वो अब क्या हुआ कि कुछ समय पहले, मतलब समझ लीजिए
3-4-5 साल पहले से उसका जो रसीद था वो कटना बंद हो गया, क्या होगा फिर उसमें? ऐसा क्यों? कटना तो नहीं बंद होना चाहिए, वो जाके मिले, क्योंकि जब उनके पास बास्केट पर्चा दिया हुआ है, बंदोबस्त ज़मीन उनके नाम से किया हुआ है, तो रसीद ज़रूर कटेगी। ऐसा नहीं है कि रसीद कटना बंद हो जाएगा, अगर उनके पास है तो रसीद कटेगी। पर्चा हमेशा कटेगा, उनके पास बास्केट पर्चा है, मिले जाके अधिकारी लोग से मिले, अंचल अधिकारी से मिले, कर्मचारी से मिले, वो ज़रूर काटेंगे और ज़रूर काट के देंगे। तो क्या उस ज़मीन पर अगर पिताजी के नाम से है, उनके बाद उनके जो वंशज हैं, क्या उनके नाम से भी कटेगा क्या? देखिए वहाँ पे जो है, अगर वो ज़मीन जो दिया जाता है, वो दान में दिया जाता है ज़मीन, और वो बास करने के लिए ज़मीन, मतलब बसने के लिए दिया जाता है। वो ज़मीन आप बेच सकते नहीं है, वो आप उसके मालिक नहीं है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर है, उसको पर कटाते सभी चल सकता है, रसीद क्षेत्रवासियों कटेगा, को पर्चा कटेगा, लेकिन उसको ना बेच सकते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते। कोई और अगर उस ज़मीन पर बसा हुआ है तो उसको भगा सकते हैं क्या वो? अगर उनके पास रसीद है तो वो हटा सकते हैं। वो अगर उनके पास रसीद बास्केट पर्चा है तो ऐसा तोड़े कि कोई दूसरा आके रह जाएगा। अगर मान लीजिए सरकार ने आपको बंदोबस्त किया, आज उनको ज़मीन के लिए बंदोबस्त किया, तो वो कैसे कोई अगर आके रह जा रहा है तो गलत है ना, उसका नहीं है। जिसको सरकार अगर दिया है 3 डिसिमिल 5 डिसिमिल अगर ज़मीन दिया है तो वो उसके नाम से दिया गया, उसके नाम से बंदोबस्त किया गया, तो उसका वंशज उस पर रह सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता है। अच्छा, और कुछ और सरकारी ज़मीन है ऐसे खाली पड़ी है तो कोई आके उसमें बस सकता है क्या? देखिए ऐसा तो नहीं है, लोग बस जा रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से अतिक्रमण है, और ये इस पे अतिक्रमण है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी है ऐसा है सिचुएशन, उस पर हम लोग अतिक्रमण लिख के छोड़ देंगे। ये प्रशासनिक कार्य है, वो प्रशासन समझेंगे। चलिए, हाँ, आप पूछिए, सवाल क्या आपका, पूछिए। अगर कोई किसी का 4 भाई है, उसका बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई को 5 लड़के हैं, और उसका 3 भाई को भेज दिया पंजाब जब तुम कमाने के लिए, इसका बड़ा भाई क्या है, उधर से पैसा भेजा, उसका बड़ा भाई क्या क्या तो अपने लड़के के नाम से ज़मीन जो बेच दिया और रसीद कटा लिया, उसके लिए क्या होगा सर? कितने भाई हैं आप? 4 भाई। 4 भाई। ज़मीन कौन सा है, खतियानी है या खतियानी है? अगर दादा के नाम से खतियानी है तो उस पर सबका हक होगा अपना, चारों भाई का बराबर हक होगा, और आपका जो बच्चा है उसके आप जितना आपका हक होगा उस पर उसका बंटवारा होगा। ऐसा नहीं है कि उस पर किसी का और हक होगा। अगर आप बाय द वे कोई बेच भी दिया है तो सिर्फ अपने हक का बेचेगा, वो आपके हक का नहीं बेचेगा। वो तो बेच ही दिया, तो वो चढ़ने के लिए, हाँ टोटल वो जितना ज़मीन है सीयर से ज़्यादा जो है, जैसे कि एक भाई का ज़मीन है 4 कट्ठा हिस्सा, वो 4 कट्ठा से बेच दिया है 7 कट्ठा, 7 कट्ठा बेच दिया अपने लड़के के नाम से, वो अपना जो है रसीद कटा लिया है, उसमें घर बांधने के लिए नहीं देता है एक भाई को। तो आपको लेकिन आपको इससे ये टाइटल सूट में जाना चाहिए था, आपको न्यायालय में जाना चाहिए था, तभी जाना चाहिए था जब हो रहा था उस समय। ये तो अभी सर्वे जो आया है तब जानकारी मिला है, जो कि जो रसीद कटाया है ना तब जानकारी मिला है हमको, जो जमीन अपने बेटा का नाम से लिख दिया, तुमको घर बांधने के लिए नहीं देगा, अब तुमको जो करना है वो करो, जहाँ मन है तहाँ जाओ। मतलब ऐसा ही होता है क्या? ये देखिए, ये तो हमें नहीं पता, जितना उनका अंश है वही लिख सकते हैं हम। तो आपको अभी भी कहेंगे वंशावली बना के लाइए, जितना अंश आपका होगा उतने अंश से आपका खाता खुलेगा, जितना अंश उनका है उनका खाता खुलेगा, बस इतना ही है। और कुछ रसीद कट गया है, जिसका रसीद कट गया वंशावली बना हुआ है, सरपंच मुखिया का सेंड करके बंटवारा हो गया, सरकारी अमीन से भी बंटवारा होकर के तुम्हारा हक इतना है, तुम क्यों बेचा, उस पर भी वो नहीं मान रहा है। घर मकान बना करके आतंकवादी को सिपाही लेता है, 10,000 दे देता है और उनको जो खेत करके बेला देता है। कोर्ट केस क्यों नहीं किया? आपको कोर्ट केस का मामला करना था, आप सरकार भी आपको नियम करता है कि आप बालिग हो गए हैं तो 2 दिन में कहाँ जाएंगे हम कोर्ट, अभी मालूम हुआ है। ये पहले जाना चाहिए था, लेकिन अब देखिए, अब हम तो उसका विश्वास में थे। अब पीछे जाके हम जानकारी तो नहीं दे पाएंगे ना, जो हम तो अब स्पेशल सर्वे का मतलब मैं अभी से सर्वे कर रहा हूँ। अब यही है सर, जितना जमीन है आपको, जितना जमीन पहले वंशावली बना के दीजिए, दादा के नाम से अभी भी जमीन था, जो जमीन बिक्री हो गया उनके नाम चला गया, लेकिन रेस्ट जमीन में आप हिस्सेदार बनिएगा। लेकिन जो वो जमीन सर बिक गया, तब कहाँ से हिस्सेदार बन जाएगा, जब किसको बेगा के नहीं। बड़े भाई अपना लड़का के नाम से लिखा तो फिर हमारा कहाँ चला गया, तब तो हमारा बेटे ही खत्म होगा, वापस समाप्त हो गया। आप फिर कोर्ट केस की जाइए सर, हम तो यहाँ नहीं कर सकते, कोर्ट केस के लिए आपको जाना पड़ेगा। हम जो आपका अंश है, जितना अंश है, हम अगर वहाँ पे अंश रहेगा उस हिसाब से हम आपको खाता भी खोल देंगे, खेसरा भी खोल देंगे। देखिए, एक बात बताना चाहते हैं कि इसमें हर एक स्टेज पे जो हमारा स्पेशल सर्वे हो रहा है उसमें हर एक स्टेज पे रैयत को मौका दिया जाएगा आपत्ति दायर करने के लिए। तो अभी तत्काल हमारा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) का रिसीविंग हो रहा है। इसके बाद हमारा जो भी है वो वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा उस प्रपत्र का। सत्यापन के बाद अगर जो भूमि सत्यापित हो जाएगी उसका अलग से चलेगा, और जो गैर सत्यापित हुआ प्रपत्र 4 में, तो उसके लिए वहाँ पे हमारे मतलब जाएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर वो गैर सत्यापित हो गई तो उसके बाद भी आपको मौका दिया जाएगा उसके मतलब आपत्ति दायर करने के लिए। तो हर एक स्टेज में, जैसे प्रपत्र 8 में भी आपत्ति आप दायर करिएगा, उसके
उसके बाद प्रपत्र 13 में भी आपत्ति दायर करिएगा। ऐसे 3 बार आपत्ति दायर करने का मौका दिया जाएगा आपको। तो अधिकार ये सब कहाँ होगा? ये सब कहाँ होगा? सारे शिविर में ही होंगे, हर एक स्टेज पे आपको मौका दिया जाएगा। तो रैयत को घबराने की बात नहीं है कि वो मेरा ज़मीन ले लिया है या फिर हमारे हिस्से में नहीं है। आपको हर एक बार दिया जाएगा मौका कि आपको जो भी आपत्ति है आप इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अगर जो भी हमारा जो भी अधिकार अभिलेख खुलेगा, प्रपत्र 12 में ड्राफ्ट ROR खुलेगा, उसके बाद भी आपको मौका दिया जाएगा। तो आप किसी स्टेज पर भी जाइए, उस स्टेज पर आपको जहाँ पर भी लगता है कि हमारा आपत्ति है, हम इससे संतुष्ट नहीं है, जो हमारा वेरिफिकेशन हुआ है, तो उसके बाद आप आपत्ति दायर करिए। उसके बाद हमारे कानूनगो लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, उच्च अधिकारी लोग हैं, उसका आपको हर एक स्टेज पे उसका डिसीजन देंगे कि क्या है। आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। एक सवाल ये था कि जितने भी आपको ग्राम कचहरी है उसमें स्टाफ बैठते हैं, तो बहुतों जो रैयत हैं या फिर ज़मींदार हैं उनका आरोप ये रहता है कि रसीद अगर 450 या 500 कट रहा है, वहाँ कट रही है, तो उसके बदले में 2000, 1500, 3000 इस तरह से ले रहे हैं। तो शिकायत करने के लिए कहाँ जाएंगे ये लोग? ये देखिए, ये तो आप शिकायत जो करने हैं, जो भी ग्राम कचहरी की जितने भी आपको स्टाफ है, उनकी अगर आपको करनी है शिकायत, तो आप अंचलाधिकारी से कर सकते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट वो अंचलाधिकारी जो है सर्वे सर्वा होते हैं, उनसे ही आपको शिकायत करना पड़ेगा, वही आपको दूर करेंगे। जी बोलो। कोई कांटेक्ट नंबर है इसमें जिसमें जहाँ पर सीधे तौर पर जो ग्रामीण है वो कांटेक्ट कर सके? हाँ, हमारे जो निदेशालय हैं वहाँ से भी दिया गया है कांटेक्ट नंबर। अब कि कोई भी रैयत को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। आपके पास कोई नंबर है उनका? हाँ, हम दे देंगे, इसके बाद हम दे देंगे। ठीक है। तो हम आपको अपने शिकायत के लिए, अगर आपके पास में कोई इस तरह की शिकायत है तो फिर आपको हम नीचे नंबर दे देंगे। आप वहाँ से नंबर को आप कॉपी कर लीजिए, फिर उस पर कॉल कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, हमारे साथ कुछ और भी रैयत है। जी बताइए, आप पुराना खतियान मान लीजिए मेरे नाम से है, नया खतियान इनके नाम से है। ये ज़मीन बेच दिए इनको, हम पुराना खतियान लेके जाने कि मेरा है, ये कह रहा है कि मेरा है, रसीद इनको कट रहा है, किनका होगा? हाँ, वही सवाल जवाब तो वही मिला था, आपको मिला। हाँ, देखिए, इसमें यह है कि आप जिस मौजे का आते हैं उस पर देखा जाएगा कि क्या आपके मौजा में RS कंप्लीट हुआ है कि नहीं। एक जो पहला सर्वे CS था 1902 में, रिविजनल सर्वे हुआ 1965 में, तो आधार अगर जहाँ पे RS कंप्लीटेड है तो वहाँ आधार 1965 को मानेंगे। जहाँ RS फाइनल नहीं है, जैसे कुमारखंड में सिर्फ 2-3 मौजे के RS फाइनल नहीं है, वहाँ 1902 को आधार माना जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं CS के आधार के, तो आप जो कह रहे हैं पुराना खतियान लेते हैं, तो पुराना खतियान वहाँ लोग लेकर आएंगे जहाँ पे आधार CS को है। जहाँ RS फाइनल है वहाँ आप नया खतियान की बेसिस पे दीजिए, क्योंकि तभी आपको क्लेम करने का मौका था, आप नहीं किए, तो हमको वैसी को रेफरेंस मानना पड़ेगा। RS के रेफरेंस 65 के सर्वे होने के बाद जहाँ फाइनल है उसके बाद जो खतियान बना है उसको हम आधार मानेंगे। फिर मतलब उससे पहले अगर पुराना है किसी और ग्राम से तो फिर वो मान्यता नहीं होगा? मान्यता होगा उस केस में, जैसे कि आप भी दिखाइएगा वो भी दिखाएगा, फिर अब बात आपत्ति चल जाएगा। फिर सारे केस का मामला फिर आपत्ति में सुनवाई होगा। आपत्ति में सुनवाई होगा कि अब आप जब जो दिखा रहे हैं खतियाना, आप खतियानी दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तो दोनों में सही किसका है? ये नहीं दिखा रहे, ये दिखा रहे हैं केवल से। इस परिस्थिति पाइए, हमको पुराना खतियान है, इनको नया खतियान है, ये जमीन बेच दिया। हाँ, समझ गए। मतलब आपका ये सवाल यही है, आपका सवाल ये है कि पुराने कह रहे हैं कि भाई पुराना खतियान हमारा है, हम जमीन नहीं बेचे हैं, हमारे पूर्वज नहीं बेचे हैं, आप इनसे मांग रहे हैं, तो ये कैसे डॉक्यूमेंट देंगे? आपके पास में कुछ है डॉक्यूमेंट? नहीं, मेरे पास खतियान है, पुराना खतियान 1905। खतियान के बाद आपने रसीद कभी नहीं कटवाया, तो देखिए आप तो सरकार को टैक्स भी नहीं दिए, इतने दिन से सरकार को भी आप टैक्स पेयर नहीं किए, लेकिन आपको करना चाहिए था। हम कह रहे हैं ना, देखिए मैंने उसके मैंने क्या लगेगा? आज का उपाय बताइए, क्या करना पड़ेगा? उपाय तो यही है सर, आप अभी फॉर्म भर के अपने आपको लग रहा है कि ये है, आप सारा फॉर्म डॉक्यूमेंट भर के दीजिए, रसीद जो भी पुराना कटा हुआ आप दीजिए, साथ में वंशावली बना के दीजिए, और वो भी भर के देंगे, क्योंकि वो भी नया बना है, उनको भी देंगे। दोनों का जगह केस आपत्ति में सुनवाई हो सकता है, आपके पक्ष में भी हो, उसके पक्ष में भी हो सकता है, वो सुनवाई वहाँ होने के बाद ही पता चलेगा। खतियान का माइन रहेगा या पुराना खतियान का रहेगा? अभी ये नया खतियान आप लग रहा है 1965 में बना होगा। 65 के उसके बाद आपने क्या किया, इसके लिए क्या करना? कुछ नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों नहीं? वही तो आपको करना चाहिए था, उसी समय आपको आपत्ति दायर करना चाहिए था। 55 साल हो गया, आपको पता है 55 साल में कम से कम एक कट्ठा जमीन को 55 भाग हो चुका होगा, तो आपको उस समय आपको आपत्ति करना चाहिए था, आपत्ति डालते तो होता। अब आपके पास आया है ऐसा आपत्ति, तो आप फॉर्म भरिए, जब आपत्ति करिएगा, आप जो खतियान सुनवाई होगी उसका निवारण होगा, वो भी तो किसी से लिखवाए होंगे, आपसे नहीं लिखवाए। सही बात, हम भी तो कह रहे हैं कि उनसे लिए हैं, इनके दखल में भी है। वो सही लिए
दिए होंगे तो कागजात रेफरेंस उनको माना जाएगा फिर तो। हाँ, इनको माना जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि गलती तरह से हो गया हो उसको सुधारने की चांस है। हम 65 सर्वे में पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे कि सही है, कुछ गलतियाँ हुई है, उन खामियों को भी दूर करना है इस सर्वे में। तो जहाँ फाइनल भी हो गया है वहाँ भी कुछ गलतियाँ की वजह से सर्वे उल्टा सीधा किसी में हो गया, किसी का ज़मीन कट गया है या किसी का ज़्यादा हो गया है या खतिया रकबा चेंज हो गया, उसको हम सुधार सकते हैं, वो आपत्ति में आएगा। लेकिन अगर उसका भी वो भी दावा दिखा रहा है उसका भी सही निकल गया तो फिर तो 65 को ही आधार मानेंगे। 240 मौजा ये जो है आपका कुमारखंड, ये नोट फाइनल है, पुराना जमाबंदी है इनके नाम से, नया खतियान इनके नाम से है, इनसे हम ज़मीन खरीदे हुए हैं। हम सबसे पहला बात कि जो नॉट फाइनल है उसमें नया खतियान नहीं हम चलेंगे, हम CS से चलेंगे। आपको अभी भी बता दे रहे हमको देखना हैं पड़ेगा उन्हें हम आपको, क्योंकि जब नॉट फाइनल है तो नया खतियान को हम वैल्यू नहीं देंगे। हम आपको 3 मौजे अभी जो है लेके चलेंगे, पुराने CS से लेके चलेंगे। आप नहीं चलेंगे, लेकिन आपके CO साहब तो या रजिस्ट्रार जो है पुराना नया नंबर से वो कह रहा है कि रजिस्ट्री कराइए, नया नंबर दीजिए, तो एक तरह ये दो कानून कैसे है? देखिए सर्वे आपका सर्वे रजिस्ट्री नहीं लेता है, कह रहा है कि नया नंबर दीजिए तब करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो हम किसको मानेंगे? देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रजिस्ट्री करना है, आपके पास जमाबंदी है जिनके नाम से है, तो आप अभी भर लीजिए। अब अभी जाइएगा, अभी सर्वे चालू हो गया, आप भर लीजिए। जिनका दावेदार, जिनका हक और जिनका अंश मिलेगा उनको पूर्ण रूप से प्लॉट वेरिफिकेशन के साथ मिलेगा वहाँ पे। अगर गलती नहीं है तो आपके नाम से होगा, अगर कहीं से गलत हो गया है तो उनका नाम हट के आपका नाम चला जाएगा। सर्वे में सब हो सकता है। चलिए आपके पास कोई सवाल हो? मेरे पास ऐसे सवाल है सर कि जैसे आगे आप थोड़ा पीछे हटिए। मेरा जैसे परदादा था ना, वो अकेले था भाई में, उसका लड़का था चार लड़का था। तो जैसे 4 लड़का जो था तो 3 लड़के को ज़मीन दे दिया है, समझ गए। और एक जो बड़ा लड़का था वो जो है बड़ा लड़का वैसे सीधा साधा था, और 3 जो था वो तो पूरा मान चलिए होशियार था। तो जो सीधा साधा था वो ज़माने में जो है डेट कर गया तो उसका लड़का था, छोटा सा लड़का था उसका भी। तो उसका जो छोटा सा लड़का था तो ये तीनों क्या किया, उस ज़मीन को जैसे सर्वे आया था, वो तो मुझे भी पता नहीं है, मेरे पापा या दादा को पता होगा। 2065 में आया होगा कि 2001। थोड़ा शॉर्ट बोलिए आप, थोड़ा जल्दी बोलिए। तो वो जो है ना, वो सर्वे में क्या किया, उसने खड़ा होकर के सर्वे वो अपने नाम से करा लिया है। जी सिद्धू जी बताइए, सुना आपने सवाल? सुना आपने? इनका सवाल तो बहुत काफ़ी बड़ा था, फिर जब शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट में। हाँ क्या बोले? आपके सर्वे में गड़बड़ी हुई है, 4 भाई थे आपके। हाँ सर्वे में। हाँ, क्या सर्वे में गड़बड़ी हुआ, जैसे कि सर्वे में उसने तीनों भाई अपने अपने नाम पे करवा लिया। अच्छा। और जो बड़ा लड़का था उसका चौथा भाई, उसके नाम से नहीं हुआ अभी तक। जमीन उनका पिताजी के नाम से है। जी हाँ, अभी भी है मेरे पास पुराना उसका जो है खतियान। तो हाँ, आपके पास खतियान पिताजी के नाम से है, तो आपके पास पिताजी के नाम से खतियान है ना, आप उसके बेसिस पे फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए, वंशावली बनाइए, चारों भाई का नाम उस पे आएगा। चल रहा है सर, टाइटल चल रहा है। 98 ईस्वी में टाइटल किए हैं उस पे। फैसला नहीं हुआ अभी। एक बार हुए हैं बाढ़ पीड़ित में, जैसे बाढ़ पीड़ित में मेरे पिताजी जा रहे थे मुरलीगंज, जितना मैं मुरलीगंज गया वो जो है बाइक से गए थे, बाइक से उस दिन तारीख का डेट था। और बाढ़ पीड़ित में क्या किया, वो रहता था एक वकील साहब, उसका नाम तो मेरे को पता नहीं है। हाँ, तो उसने क्या किया, बाढ़ पीड़ित के चक्कर में, भागने का चक्कर में, उस पर कोई फाइनल नहीं है, केस पे कोई फाइनल नहीं है। जब तक फिर कोर्ट केस चल ही रहा है, कोर्ट केस मामला तक लंबित रहेगा ना आपका हाँ, तो उसको चलने दीजिए, जब तक उसका फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक उसका ना आपका खाता खुलेगा ना उसका खुलेगा। अभियुक्ति कॉलम होता है हमारे खिसरा पंजी के 14वें नंबर पे, उसमें लिखा जाएगा कोर्ट मामले तक लंबित, तब तक किसी का नहीं होगा। कोर्ट मामला का फैसला आने के बाद हम तब देखेंगे कि हाँ किसके नाम से मामला आया है, उसके बाद खोला जाएगा। अब रसीद कट रहा है, गड़बड़ी हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है गड़बड़ी, कहीं से करवा लिया, कटवा रहा हो, तो सुधार होगा जारी कर सकता है। चलिए आपके पास कोई और सवाल भी है? आगे आइए थोड़ा सा। हाँ पूछिए सर। एक सवाल है, जैसे कि जिम्मेदार का ज़मीन है, जो कि आपको हम पहले सुना चुके हैं, मेरे पास में खतियान जिम्मेदारी रसीद जो कि जिम्मेदार सबका नाम है, उसमें कोई अगला आदमी उसके नाम से कुछ ज़मीन भी नहीं है, उनको कोई दिया था प्रतिपाल करने के लिए, वो जिम्मेदार बन करके जो किसी का नाम से लिखा दिया, उसके लिए क्या होगा? जो जिम्मेदार मर गया, अगर वो उसका जो आप वंशज को कहते हैं, जो उसका वंश वृक्ष चाहिए, तो उसका वंशज में कोई लिखने के लिए भी तैयार नहीं, जो कि मेरा वंश का ये ज़मीन था, वो लिखने के लिए तैयार, उसके लिए क्या होगा? जी सिद्धू जी बताइए। जमींदार है ही नहीं, वो उनके वंशज भी नहीं है। वंशज है तो वंशज क्लेम करेंगे ना, उनके पास जमींदारी है, उनके पिताजी या दादाजी जमींदारी थे, वो क्लेम करेंगे कि उनकी ज़मीन है।
अगर जब तक वंशज हैं तो उनके नाम से ज़मीन होगा, खाता खतियान देखेगा। अगर कोई वंशज ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, तो ज़मीन का मालिक कोई नहीं। सब कुछ है, वंशज है तो क्लेम करेंगे ना, फिर करेंगे तो क्लेम पर जाएगा। जो भी क्लेम करिए आप, अपना वंशावली दीजिए, अभी तुरंत अभी फॉर्म भर के दीजिए, प्रपत्र 2 और 3 वंशावली का है, वंशावली का भरिए और वंश वृक्ष बना करके दीजिए। उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसके हिसाब से वो क्लेम करेगा तो उसको मिलेगा, वेरिफिकेशन होगा उसके बाद उसको मिलेगा। सर हम फिर नहीं समझ पाए, जैसे कि ज़मीन हमारा ही है, जिम्मेदार लिख दिया, उसका हमारा सारा प्रूफ है, जिम्मेदारी रसीद है, उसका सारे जिम्मेदार का नाम एवं मकर संक्रांति कोई अवैध आदमी ने वो ज़मीन उसको बेच दिया। क्षेत्रवासियों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साल बता सकते हैं आप? 2-4 साल हुआ है। 2-4 ही साल पहले हुआ। हाँ, नज़दीकी के बात है। फिर भी वो जो जिम्मेदार है, वो जो अभी पार्टी फिरने का वजह से जो वो बोलता है जो कि हमारा वंशज का ज़मीन है, उस पर जो अभी सर्वे हो रहा है, हम लिखवे न करेंगे, उसका होगा कैसे? सारा साबित रसीद सब चीज़ उसके हाथ से, डॉक्यूमेंट सब कुछ है, उसके लिए क्या उपाय होगा? आपके पास है डॉक्यूमेंट, आपके पास भी है, तो आप भी अप्लाई कीजिए। फिर आपके पास है दीजिए, आप दीजिए लगा के। हाँ तो उसके लिए जो हम लोग को दीजिए डॉक्यूमेंट आपके पास में, हम आपत्ति लगाएंगे। यही डॉक्यूमेंट है, यही जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया आपको वो लिस्ट बना के देंगे, वो पूछ लीजिएगा सर। जैसे हमारे एक रैयत लाए हैं, देखिए 2 डॉक्यूमेंट है। जी जी, तब पीछे ये डॉक्यूमेंट है प्रपत्र 2 जी, यहाँ लिखा हुआ प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 है एक फॉर्म, ठीक एक है। फॉर्म है प्रपत्र 3-1 जी, जो ये फॉर्म की 2 पेज हैं। प्रपत्र 3-1 की वंशावली फॉर्म है। ये तभी बनेगा जब आप खतियानी ज़मीन शो करेंगे, तो ये बनाना ही पड़ेगा। अगर आगे केवाला वाली ज़मीन है तो प्रपत्र 2 भी आप दे सकते हैं। ये दोनों फॉर्म आपको सारे जगह अवेलेबल हैं, सब मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड मेंबर, सब जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इवन फोटो स्टेटसी मशीन जहाँ भी है सब मिल जाएगा, जहाँ भी आप कहिएगा ये दोनों फॉर्म मिलेगा। यही सर्वे के फॉर्म के नाम से है। इस दोनों फॉर्म में आप पूरी डिटेल भर के दीजिए। आपको जो लग रहा है कि आपका खतियानी ज़मीन है, जो भी है, आपको ज़मीन का मालिक लग रहे हैं, आप हैं, आपके पास कोई भी कागजात है, इसमें डिटेल भरिए। इसमें डिटेल क्या क्या है, आपका नाम है, स्थायी पता है, खाता है, खेसरा है, रकबा है, चौहदी है, कौन टाइप की ज़मीन है, जमाबंदी संख्या, भूमि पे आप किस टाइप से दावा कर रहे हैं, खतियानी दावा है या उत्तराधिकार है, दान वाली ज़मीन मिली है, बंदोबस्ती वाली ज़मीन मिली है या बास्कित वाली ज़मीन है। ये कॉलम भरिए, ये सारे कॉलम आप ही के लिए भरने के लिए भर के दीजिए। ये आपका स्वघोषणा है, ये भर के यहाँ जमा कीजिए। उस आधार पर घर बना करके दखल करके है, उसके नाम से तो कलम करना होगा कि हमारे ज़मीन ये दखल करके रखा है, हमारे कब्जा में नहीं दे रहा, मेरा ज़मीन है, उसका नाम। ये आप अभी नहीं कीजिए, ये आप अभी नहीं, ये आप अपना डॉक्यूमेंट भर के दीजिए, वो देंगे। फिर हम सुनवाई के दौरान ये चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको कोई एप्लीकेशन नहीं देना अलग से, हम एप्लीकेशन आपको दे देंगे। मतलब अब ये है कि पहले आप अपने कागजात को जमा करें सर्वे के लिए, हाँ। ये दोनों चेक करेंगे। जी जी, इनके बाद जैसे भी होता है उसके बाद न्यायालय में भेजेंगे, जैसे होता है वो करेंगे। जी एक सवाल आप जी जी जल्दी पूछिए। सड़क में हमारे ही ज़मीन में सड़क बना लिया ईंट वाला। हाँ बोलिए। हमारे ही ज़मीन में ईंट वाले सड़क बना लिया है। अच्छा, हाँ, और उस पर क्या प्रॉब्लम हो सकता? चलिए सिद्धू जी, एक सवाल नया सवाल ये आया है कि इनकी ज़मीन में सड़क बन गई है। सड़क बन गई है। लोग बाहर में थे और महिला थे घर पे। सड़क जी, सड़क तो सरकारी संपत्ति है। दोनों बगल से घर है तो दोनों बगल से ना सड़क देगा आदमी। जैसे में सड़क है, ये सरकारी सड़क बनी है कि आपने प्राइवेट यूज करने के लिए बना लेगा? प्राइवेट यूज करने के लिए, फिर तो ये तो फिर ज़बरदस्ती हुआ है। आप अपने डॉक्यूमेंट भर के दीजिए, डाटा जो भी आपकी ज़मीन है वो देंगे। अब सड़क जो है दोनों की बन रहा है तो दोनों उसमें शेयर होंगे। अगर वो सरकारी शेयर होता तो सरकारी खाता क्या होता, सड़क का 1 नंबर मिलता। लेकिन आप पर्सनल रोड बनाए हैं, पर्सनल किए हैं, तो दोनों का ही हक होगा सड़क में ही। हमारे तरफ से ही बना दिया है। ठीक है। और कुछ सवाल बता आपका? जी कोई सवाल है, बोलिए। सामने है जी, बोलिए क्या सवाल कह रहे हैं? जो मेरा दादाजी 4 भाई हैं, ठीक है, दादाजी के नाम से जो ज़मीन है वो छोटा भाई बेच दिया है। वो बिल्कुल वहाँ से बेच के हटा दिया। जो सबसे बड़ा दादाजी है वह ज़मीन वो भी बेच दिया। वो कह रहा है हमारे हिस्सा का ज़मीन है, हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन है, वो भी कर लिया है। हमारे दादा के नाम से जो ज़मीन है छोटका दादा बेच दिया है। और ये इधर जो परदादा के नाम से ज़मीन है उसमें सब हिस्सा ले रहे हैं। उसका समझे सवाल? परदादा के नाम से ज़मीन है। हाँ, उनके आपके पिताजी 4 भाई हैं, तो 4 भाई में 2 हिस्सेदार भी दादा के नाम से। मेरा दादा 4 भाई थे। पहले आप फिर से सवाल कीजिए, क्या सवाल? आपके दादा कितने भाई हैं? आपके दादा कितने भाई हैं? 4 भाई है। 4 भाई हैं। 4 भाई है। किसने ज़मीन बेची है? और रघुनंदन यादव जो सबसे छोटा है। नाम मत लीजिए, इतना बताइए कि जो सबसे छोटा है वो बेचा है। हाँ, वो बेच दिया है। कितना ज़मीन बेचा है उसने? वो उसने 18 बीघा के लमसम बेच दिया ज़मीन।
मतलब अगर कुल मिला नाम कितना का जमीन, हाँ वो अपना उसके नाम के भी जमीन है, आपका नाम का जमीन नहीं, वो उनके भाई के नाम के जमीन है। हाँ, ये मामला को हमने बातें हो गई हमारी कि हक से ज़्यादा अगर किसी ने ज़मीन बेच दिया है तो उसके बारे में बात हो गई है। आप वीडियो देख लेंगे, आपको चल जाएगा पता। जी सवाल बोलिए। ये पूछते हैं, सरकार जो है किसी ज़मीन से अथी सड़क बीच होके नहीं निकाल सकता है ना सड़क। कोई चाहेगा 10 आदमी इससे सड़क बना लीजिए, मान लीजिए बीच में, उसके बसने के लिए घर नहीं है तो उसके ज़मीन में सड़क बन सकता है सर? तो आप अपने मर्जी से बना सकते हैं सड़क? नहीं, हम नहीं, दूसरे बोलता है कि सरकार जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म बिछाना है या सड़क डालना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी काम है, जो भी या नदी का काम है, ये सरकारी जो भी काम हो, सरकारी नदी या नहर ले जाना है, सरकार अपना काम करेगा। अगर आपको सरकार आपकी जमीन ले रही है, सरकार उसके बदले आपको मुआवजा देगी। कोई पब्लिक सोचेगा यहाँ से लेके वहाँ में मिला। नहीं, वैसा नहीं होता है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, अगर जमीन आपकी है और आपके पास जमीन कागजात है, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई और आपके जमीन में कुछ नहीं कर सकता है। ये क्लियर है, ठीक है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम आ जाए, वहाँ से कोई रेलवे ट्रैक आ जाए, इसके लिए आपको मुआवजा देंगे, वो कई गुना मुआवजा देते हैं। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जाके बसाएंगे। ऐसे नहीं कि आपका जमीन ले लिए तो बसाएंगे नहीं, आपको कहीं देंगे जमीन बसाएंगे या सरकार मुआवजा देती है। समझ गए। अभी आपने देखा कि हमने ज़मीन से जुड़ी जितने भी जानकारी थी, हमने हमारे साथ कुछ सर्वे अधिकारी लोग थे, उनसे हमने लिया, आपको मैंने बताया, और हमारे साथ कुछ रैयत और ज़मींदार भी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी जो सवालात थे उन्होंने किया। और उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे जो मन में सवाल पैदा हो रहे होंगे, उनका ये वीडियो देखने के बाद उनमें सवाल से छुटकारा पाए होंगे और आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी के लायक है ये वीडियो, तो आप अपने कलीग को, अपने आसपास के लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब ये बात पहुँचे और वो जो सर्वे से डर रहे हैं वो उनसे छुटकारा पा सके। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे।